नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल ड्रीम वर्ल्ड सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आज मैं आप लोगों को पॉलिटी के बारे में बताने जा रहे हैं। पॉलिटी क्या है, पॉलिटी के बारे में जानते हैं हम लोग। चलिए जानते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में। तो पॉलिटी का बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में सबसे पहले जानते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, द फादर ऑफ पॉलिटी यानी पॉलिटिकल साइंस का पिता किसे कहा जाता है। पॉलिटिकल साइंस का पिता अरिस्टोटल को कहा जाता है। द फादर ऑफ पॉलिटी अरिस्टोटल। राजनीतिक विज्ञान का जनक अरस्तु को माना जाता है। इन्होंने 384 बीसी से 322 बीसी में इसकी खोज की थी। अगर दोस्तों पॉलिटी का फुल नेम के बारे में बात करें दोस्तों, तो हम लोग इंडिया का पॉलिटी पढ़ रहे हैं, इसलिए इंडिया का पॉलिटी का पूरा नाम जानेंगे। पॉलिटी का पूरा नाम इंडियन पॉलिटी सिस्टम एंड कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। संविधान के बारे में जानते हैं, क्या है संविधान। तो संविधान के बारे में जानते हैं। द फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हेनरी बेन। संविधान का जनक हेनरी बेन को माना जाता है। हेनरी बेन इंग्लैंड के निवासी थे। संविधान के जनक के रूप में जेम्स मेडिसन को भी कहा जाता है, लेकिन संविधान के जनक के रूप में हेनरी बेन को माना जाता है। इंग्लैंड को संविधान जननी देश माना जाता है। विश्व में संविधान निर्माता देश इंग्लैंड को माना जाता है। विश्व का प्रथम देश इंग्लैंड था, जिसने सर्वप्रथम संविधान के बारे में महसूस किया। चलिए दोस्तों, हम लोग जानते हैं भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है। द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान का जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था और इनकी मृत्यु 6 दिसंबर 1956 दिल्ली में हो गई थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति ने संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण समिति माना जाता है। प्रारूप समिति संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण समिति माना जाता है। अगर पूछा जाए दोस्तों कि संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण समिति किसे माना जाता है, तो प्रारूप समिति की। भारत का संविधान तैयार होने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा। हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था, लेकिन हमारा संविधान सभा द्वारा 26 जनवरी 1950 को पूरे भारत में लागू किया गया। संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। 26 नवंबर को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था और संविधान सभा ने इस संविधान को अपनाया, लेकिन लोकतांत्रिक रूप से पूरे भारत में 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू किया गया। चलिए दोस्तों, हम जानते हैं भारतीय संविधान है जो भारतीय संविधान सभा के वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। संविधान सभा का सलाहकार BN राव थे। मूल संविधान सभा में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां था। वर्तमान में संविधान सभा में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। भारत के प्रथम व्यक्ति महात्मा गांधी थे, जिन्होंने संविधान सभा का प्रयोग 5 जनवरी 1922 को असहयोग आंदोलन के समय किया था। यानी दोस्तों यहाँ याद रखिएगा, भारत के महात्मा गांधी ऐसे प्रथम भारतीय थे जिन्होंने संविधान सभा का प्रयोग 5 जनवरी 1922 को असहयोग आंदोलन के समय किए थे। किसने किए थे? महात्मा गांधी। उन्होंने ही कहा था कि भारत का संविधान भारतीय द्वारा ही बनाया जाएगा। विश्व के किसी भी देश का संविधान का निर्माण लोकतांत्रिक विधि से होना चाहिए, जिससे संविधान के प्रति सभी व्यक्तियों का विश्वास बना रहे। देखिए यहाँ दोस्तों समझिएगा, हमारे महात्मा गांधी थे जो भारत के प्रथम भारतीय थे जिन्होंने संविधान सभा का प्रयोग 5 जनवरी 1922 को किया और इन्होंने महसूस किया कि भारत का संविधान भारत द्वारा ही लिखा जाना चाहिए और उन्होंने कहा था कि भारत का संविधान भारतीय द्वारा ही बनाया जाएगा। विश्व के किसी भी देश के संविधान का निर्माण लोकतांत्रिक विधि से होना चाहिए, जिससे संविधान के प्रति सभी व्यक्तियों का विश्वास बना रहे। चलिए दोस्तों, हम लोग जानते हैं संविधान के बारे में। पहले जानते हैं संविधान का अर्थ क्या है। संविधान का अर्थ क्या है? तो सम प्लस विधान, 2 शब्द से बना है संविधान। सम प्लस विधान। सम मतलब आप लोग भी जानते होंगे कि सम मतलब बराबर होता है, विधान मतलब कानून होता है।
तो सभी के लिए बराबर कानून को ही संविधान कहते हैं। संविधान सभी के लिए बराबर है, चाहे वह वरिष्ठ नागरिक हो या निम्न नागरिक हो। संविधान का परिभाषा, डिफिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों हम आपको समझाते हैं संविधान का परिभाषा क्या है। संविधान का परिभाषा तो आप लोग जानते हैं कि किसी भी देश की सरकार को कैसे चलाना है वह हमें संविधान सिखाता है। तो मैं आपको संविधान का परिभाषा बताता हूँ। किसी देश के शासन तंत्र को सुचारू एवं सुव्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए कुछ नियम की आवश्यकता पड़ती है, जो लिखित और अलिखित कानून एवं नियमों की संग्रह को संविधान कहते हैं। किसी देश के शासन तंत्र को सुचारू एवं सुव्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए कुछ नियमों की आवश्यकता पड़ती है, जो लिखित और अलिखित कानून एवं नियमों की संग्रह को संविधान कहते हैं। संविधान हमारे देश की सरकार को देश को कैसे चलाता है वह संविधान हमें बताता है। संविधान है जो हमारे देश की सरकार को देश को कैसे चलाता है वह संविधान हमें बताता है। तो दोस्तों अगर संविधान के प्रकार के बारे में बात करें दोस्तों, तो यहाँ आप देख सकते हैं टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान दो प्रकार के होते हैं, लिखित संविधान और अलिखित संविधान। लिखित संविधान किसी देश का संविधान भाषा या लिपि में वर्णित हो वह लिखित संविधान कहलाता है। जैसे में आप लोग जानते हैं यूएसए, अमेरिका, भारत इत्यादि। सर्वप्रथम विश्व में लिखित संविधान यूएसए अमेरिका ने लागू किया था। सर्वप्रथम लिखित संविधान किसने लागू किया था? अमेरिका ने। अलिखित संविधान, जिस देश का संविधान भाषा या लिपि में वर्णित ना होकर वह मौखिक होता है उसे अलिखित संविधान कहते हैं। जैसे में इंग्लैंड, सऊदी अरब इत्यादि। संविधान के प्रारूप पर 114 दिनों की बहस हुई थी। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ समझिएगा, जब हमारा संविधान का निर्माण हो रहा था तो 114 दिनों की बहस होने के बाद हमारा संविधान तैयार होने लगा। चलिए दोस्तों हम लोग जानते हैं भारत के राष्ट्रीय महत्वपूर्ण तथ्य क्या है। हमारा भारत के राष्ट्रीय महत्वपूर्ण तथ्य मैं आपको बताता हूं, तो आप लोग भी जानते होंगे, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, राष्ट्रीय गान जन गण मन, राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते, राष्ट्रीय पशु टाइगर, राष्ट्रीय फूल कमल, राष्ट्रीय वृक्ष पटवृक्ष जिसे बरगद हम लोग कहते हैं, राष्ट्रीय फल आम, राष्ट्रीय नदी गंगा, राष्ट्रीय मुद्रा रुपया, राष्ट्रपिता भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कहते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कहते हैं। भारत के राष्ट्रीय खेल हॉकी मैदानी खेल जिसे कहते हैं। भारत के राष्ट्रीय मिठाई जलेबी, भारत की राष्ट्रीय राजभाषा हिंदी। कुछ लोगों का कहना है कि भारत की राष्ट्रीय राजभाषा नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि भारत की राष्ट्रीय राजभाषा हिंदी है। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ, भारत के राष्ट्रीय पुरस्कार भारत रत्न, भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, भारत के राष्ट्रीय खेल हॉकी, भारत के राष्ट्रीय मिठाई जलेबी, भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन, भारत के राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ, भारत के राष्ट्रीय दिवस स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्रता दिवस, गांधी जयंती दिवस। तो मैं दोस्तों इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन को कौन सी सरकार के द्वारा मान्यता मिली, भारत के राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी किसके सरकार द्वारा हत्या द्वारा मान्यता मिली। तो आप यहाँ देख सकते हैं भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा को 4 नवंबर 2008 को मनमोहन सिंह की सरकार द्वारा इसे मान्यता मिली। गंगा नदी का मान्यता किसने दी? तो मनमोहन सिंह। राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन को 5 नवंबर 2009 को मनमोहन सिंह की सरकार के द्वारा इसे मान्यता दी। राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी 22 अक्टूबर 2010 को मनमोहन सिंह की सरकार द्वारा इसे मान्यता मिली। 22 अक्टूबर 2010 को विरासत पशु हाथी के रूप में मनमोहन सिंह की सरकार द्वारा मान्यता मिला। 1973 में भारत के राष्ट्रीय पशु टाइगर को घोषित किया गया। संविधान सभा, चलिए जानते हैं हम लोग संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, जो किसी देश के संविधान का निर्माण करता है। यहाँ समझिएगा संविधान सभा हम लोग कैसे कहते हैं।
जो किसी देश का संविधान का निर्माण करता है, किसी भी देश का संविधान का निर्माण करता है, उसे संविधान सभा कहते हैं। समझ गए? जहाँ हम लोगों का देश का संविधान का निर्माण होता है वहाँ उसे संविधान सभा कहते हैं। संविधान सभा को इंसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंसेस में परिभाषित किया गया है। याद रखिएगा दोस्तों, संविधान सभा को इंसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंसेस में परिभाषित किया गया है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे हुआ संविधान का निर्माण, किन किन परिस्थितियों से हम लोगों को गुजरना पड़ा और हमारे वरिष्ठ नेता लोग ने किन किन प्रस्ताव को स्वीकार किया। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमारा कैसे हुआ हमारा देश का संविधान का निर्माण। तो आप यहाँ थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा कि कैसे हुआ हमारा देश का निर्माण। तो आप लोग भी जानते हैं कि हमारे वरिष्ठ नेता लोग का अथक प्रयास से हमारा संविधान का निर्माण हुआ। जैसे में आप लोग भी जानते होंगे, हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अथक प्रयास में प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इन्होंने अथक प्रयास हमारे संविधान सभा में संविधान के निर्माण के लिए किए थे। इन्होंने 60 देशों का अध्ययन किया, विभिन्न देशों का अध्ययन किया संविधान के बारे में, और उसके बाद इंडिया के संविधान के बारे में सोचा। तो हमारा संविधान बनाने के लिए देखिए किन किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ा। संविधान के लिए हमारे वरिष्ठ नेता लोगों ने स्वराज प्रस्ताव 1906 में लाया। सर्वप्रथम कांग्रेस के मंच पर 1906 के कोलकाता कांग्रेस अधिवेशन में किया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता वयोवृद्ध सदस्य दादा भाई नौरोजी ने किया। स्वराज शब्द प्रस्तुति की मांग थी। कांग्रेस क्रांतिकारियों ने विचारधारा लाने के श्रेय लाला बाल पाल को दिया। स्वराज का शाब्दिक अर्थ है स्वशासन या अपना राज्य। स्व मतलब खुद, स्वयं, स्वशासन, राज्य मतलब जानते होंगे अपना राज्य या मुल्क। तो आप लोग समझ गए होंगे स्वराज का शाब्दिक अर्थ स्वशासन या अपना राज्य। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के समय प्रचलित यह शब्द आत्मनिर्णय तथा स्वाधीनता की मांग पर बल देता था। यह शब्द है जो आत्मनिर्णय तथा स्वाधीनता की मांग पर बल देता है। स्वराज शब्द का पहला प्रयोग स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। प्रारंभिक राष्ट्रवादियों ने स्वाधीनता को दूरगामी लक्ष्य मानते हुए स्वशासन के स्थान पर अच्छी सरकार के रूप में माना। जब बाल गंगाधर तिलक ने यह उद्घोषणा की, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, गांधी ने सर्वप्रथम 1920 में कहा कि मेरा स्वराज भारत के लिए संसदीय शासन की मांग है। किसने कहा? गांधी ने सर्वप्रथम 1920 में कहा कि मेरा स्वराज भारत के लिए संसदीय शासन की मांग है जो वयस्क मताधिकार पर आधारित होगा। गांधी का मत था स्वराज का अर्थ जनप्रतिनिधियों द्वारा संचालित एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जो जन आवश्यकताओं तथा जन आकांक्षाओं के अनुरूप में हो। देखिए यहाँ समझिएगा, गांधी जी ने 1920 में कहा कि मेरा स्वराज भारत के लिए संसदीय शासन की मांग है जो वयस्क अधिकार पे मताधिकार पे आधारित होगा। गांधी जी का कहना था कि मेरा स्वराज भारत के लिए संसदीय शासन की मांग है और इसका होगा जो चुनाव मताधिकार पे होगा, मतदान पे आधारित होगा। गांधी का मत था स्वराज का अर्थ कि हमारे जनप्रतिनिधियों मतलब जिसे हमारी जनता चुनेगी उनके द्वारा संचालित ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जो जन आवश्यकताओं तथा जन आकांक्षाओं के अनुरूप में हो। उसके बाद आया पूर्ण स्वराज प्रस्ताव। पूर्ण स्वराज प्रस्ताव 1929 के लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित किया गया। 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष पर स्वतंत्रता भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। पूर्ण स्वराज प्रस्ताव में यहाँ एक बेसिक कॉन्सेप्ट बनता है दोस्तों, आप समझिएगा कि आखिर हम 26 जनवरी को ही झंडोत्तोलन क्यों करते हैं, क्या कारण है कि हम 26 जनवरी को ही झंडोत्तोलन करते हैं।
तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि आखिर में 26 जनवरी को ही झंडोत्तोलन क्यों करते हैं। तो यहाँ एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझिएगा। जब भारत में सर्वप्रथम 26 जनवरी 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने रावी नदी के तट पर पूर्ण स्वराज की उद्घोषणा करते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने झंडोत्तोलन किया। यही कारण है कि हम 26 जनवरी को ही प्रत्येक वर्ष झंडोत्तोलन का गरिमा निभाते आ रहे हैं। समझिएगा दोस्तों, 26 जनवरी 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने रावी नदी के तट पर पूर्ण स्वराज की मांग करते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर झंडोत्तोलन किया और उन्होंने शपथ लिया कि मैं अपना पूर्ण स्वराज लेकर रहूँगा और प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को झंडोत्तोलन करूँगा। उन्होंने पूर्ण स्वराज प्रस्ताव का मांग रखा और वह शपथ लिया कि हम अपना स्वराज लेकर रहेंगे और प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को ही झंडोत्तोलन करेंगे। यही कारण है कि हम लोग 26 जनवरी को ही झंडोत्तोलन करते हैं। यानी दोस्तों आपने समझ गया होगा कि हम लोग 26 जनवरी को ही झंडोत्तोलन क्यों करते हैं। उसके बाद ब्रिटिश सरकार ने दोस्तों क्रिप्स मिशन को भारत के संविधान के निर्माण के लिए भेजा। क्रिप्स मिशन 1942 में आया। ब्रिटिश सरकार ने संवैधानिक गतिविधियों दूर करने के उद्देश्य से स्टैमफोर्ड क्रिप्स को भारत भेजा। क्रिप्स ने एक योजना प्रस्तुत किया जिसे क्रिप्स योजना कहते हैं। क्रिप्स मिशन को महात्मा गांधी ने विरोध करते हुए कहा कि क्रिप्स प्रस्ताव को दिवालिया बैंक के नाम से आगामी चेक कहा। 1942 में क्रिप्स मिशन संविधान के निर्माण के लिए आया, लेकिन यह असफल रहा। समझिएगा यहाँ दोस्तों, जब ब्रिटिश सरकार ने इंडिया के संविधान के निर्माण के लिए क्रिप्स मिशन को 1942 में भेजा तो क्रिप्स मिशन ने कुछ प्रस्ताव रखा इंडिया में। तो हमारे वरिष्ठ नेतागण उस प्रस्ताव से संतुष्ट नहीं थे। किस प्रस्ताव से? जिस प्रस्ताव क्रिप्स मिशन रखा था। तो हमारे वरिष्ठ नेता लोग क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव से संतुष्ट नहीं थे और महात्मा गांधी ने विरोध करते हुए कहा, क्रिप्स प्रस्ताव को दिवालिया बैंक के नाम से आगामी चेक कहा। किसने कहा? महात्मा गांधी ने विरोध करते हुए क्रिप्स प्रस्ताव को दिवालिया बैंक के नाम से आगामी चेक कहा। यही कारण 1942 में क्रिप्स मिशन असफल रहा। उसके बाद ब्रिटिश सरकार ने इंडिया के संविधान के लिए कैबिनेट मिशन को भेजा 1946 में। कैबिनेट मिशन को भेजा 1946 में। कैबिनेट मिशन 1946 ब्रिटिश सरकार ने असंवैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए कैबिनेट मिशन को भारत भेजा। कैबिनेट मिशन 3 सदस्यों के साथ भारत आया, AB अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस, स्टैमफोर्ड क्रिप्स। यह तीनों सदस्य ने अपना रिपोर्ट दिया। पहला रिपोर्ट दिया 10 लाख की आबादी पे एक प्रतिनिधि होना चाहिए। दूसरा, प्रांतीय संविधान सभा सदस्यों द्वारा संविधान सदस्यों का निर्वाचन सुनिश्चित किया गया। इस रिपोर्ट के आधार पर हमारे वरिष्ठ नेता लोगों ने स्वीकार किया। देखिए दोस्तों, जब कैबिनेट मिशन 1946 में आया तो उन्होंने यह 3 प्रस्ताव रखा। यह तीनों सदस्यों ने अपना रिपोर्ट दिया। पहला रिपोर्ट दिया 10 लाख की आबादी पे एक प्रतिनिधि होना चाहिए। हमारे वरिष्ठ नेता लोग बोले नहीं, ये आपका प्रस्ताव ठीक है, क्योंकि महात्मा गांधी चाहते थे कि हमारा जो देश का संविधान हो, हमारा देश का प्रतिनिधि हो, वह मताधिकार पे आधारित हो, लोकतांत्रिक रूप से किसी निर्वाचन होना चाहिए। हमारे नेता लोग चाहते थे कि हमारा जो देश का नेता हो वह लोकतांत्रिक विधि से होना चाहिए, मताधिकार पे आधारित होना चाहिए। दूसरा, प्रांतीय संविधान सभा सदस्यों द्वारा संविधान सदस्यों का निर्वाचन सुनिश्चित किया गया। बोले हमारे वरिष्ठ नेता लोग बोले नहीं, आपका ये रिपोर्ट सही है। उसके बाद इन्होंने अपना रिपोर्ट दिया और हमारे वरिष्ठ नेता लोगों ने संविधान के निर्माण में लग गए। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य संविधान प्रस्तावना रखें। इसे संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया। 9 जनवरी 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में 11 बजे आरंभ हुई थी। इस दिन सभा की अध्यक्षता के लिए आयोग सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी रूप से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया। 3 जून 1947 को योजना के आधार पर भारत विभाजित स्वीकृत किया गया। 3 जून 1947 को योजना के आधार पर भारत विभाजित स्वीकृत किया गया।
संविधान सभा में 15 समितियों का गठन किया गया। जब संविधान का निर्माण हो रहा था दोस्तों, तो यहाँ समझिए, जब संविधान का निर्माण हो रहा था तो 15 समितियों का गठन किया गया। 15 समितियों में से प्रारूप समिति को सबसे महत्वपूर्ण समिति माना जाता है। प्रारूप समिति, यह समिति 7 सदस्यों की थी, जो संविधान के भीतर महत्वपूर्ण समिति थी। इसमें महत्वपूर्ण कार्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था। उन्होंने संविधान का प्रारूप बनाया, इसलिए इन्हें भारतीय संविधान का जनक माना जाता है। इस समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया। समिति अपना रिपोर्ट 29 फरवरी 1948 को सौंपा। 15 समितियों में से प्रारूप समिति को सबसे महत्वपूर्ण समिति माना जाता है। यहाँ समझिएगा दोस्तों, जो हमारा प्रारूप समिति है, प्रारूप समिति में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अथक प्रयास के बाद हमारा संविधान का निर्माण किए, इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का जनक कहा जाता है। 60 देशों, देखिए 60 देशों का संविधान का अध्ययन करने के लिए भारतीय शिष्टमंडल भी नरसिंगा राव BN राव के नेतृत्व में भेजा गया। प्रारूप समिति के रिपोर्ट के आधार पर संविधान सभा का 3 वाचन हुई। प्रथम वाचन 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक चला। द्वितीय वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक चला। तृतीय वाचन 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक चला। इस प्रकार भारत संविधान का निर्माण 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में पूर्ण हुआ। कक्षा प्रारूप समिति के BN राव के नेतृत्व में गठित किया गया। प्रारूप प्रांतीय समिति, सदस्य 25 था। अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संघ शक्ति समिति, कुल सदस्य 54 सदस्य था। अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा में सबसे बड़ी समितियां हैं। संविधान सभा में सबसे बड़ी समितियां कौन है? संघ शक्ति समिति, कुल 54 सदस्य था। संविधान सभा का सलाहकार BN राव थे। संविधान सभा का उपाध्यक्ष सब्यसाची मुखर्जी, जो पश्चिम बंगाल के थे। भारतीय संविधान सभा के वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। संसद भवन के तहत पर राष्ट्र ध्वज अर्धरात्रि 12 बजे 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर पर भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रध्वज यानी ध्वजारोहण पे आते हैं। और कौन कौन प्रधानमंत्री कितने बार ध्वजारोहण किए, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। देखिए, जवाहरलाल नेहरू आज़ाद भारत के पहले प्रधानमंत्री थे जो लाल किले के प्राचीर से सबसे ज़्यादा बार तिरंगा झंडा लहराने का अवसर उन्हें ही मिला था। नेहरू 1939 से लेकर 1947 से लेकर 1964 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। इस दौरान उन्होंने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले पर रिकॉर्ड 17 बार ध्वजारोहण किए, झंडोत्तोलन किए। ये सिलसिला और भी आगे चल सकता था, लेकिन 27 मई 1964 को उनका निधन हो गया, जिसकी वजह से यह सिलसिला वहीं थम गया। लाल किले के प्राचीर पर प्रधानमंत्री 15 अगस्त को राष्ट्र ध्वजारोहण झंडोत्तोलन करते हैं। जवाहरलाल नेहरू 17 बार, इंदिरा गांधी 16 बार, डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार 10 बार, अटल बिहारी वाजपेयी 6 बार झंडोत्तोलन किए, PV नरसिंह राव 5 बार, लाल बहादुर शास्त्री 2 बार, मोरारजी देसाई 2 बार, BP सिंह 1 बार, HD देवगौड़ा 1 बार, इंद्र कुमार गुजराल 1 बार, राजीव गांधी 1 बार, नरेंद्र दामोदर दास मोदी 7 बार, चंद्रशेखर 1 बार भी झंडोत्तोलन नहीं किया, गुलजारी नंदी 1 बार भी झंडोत्तोलन नहीं किया। देखिए, भारत के कुछ ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने प्रधानमंत्री रहने के बावजूद भी लाल किले के प्राचीर पे झंडोत्तोलन करने का अवसर नहीं मिला। जैसे में चंद्रशेखर एवं गुलजारी नंद एकमात्र प्रधानमंत्री थे जिन्होंने लाल किले के प्राचीर पे झंडोत्तोलन नहीं किए, क्योंकि इनका कार्यकाल 2-4 दिनों के लिए था। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। इसी तरह का वीडियो मैं आपको आगे भी लेकर आते रहूँगा। थैंक्स दोस्तों।